Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. So today is 29th of January, and we will be discussing the current affairs of this date in much details. Today we have got some very good articles. The first article which I will be discussing is that in the joint address to both the houses, President Srimati Draupadi Murmu has said that center is working with all full sensitivity for all the communities. Means she is saying that center is working for inclusive development. Okay, so some data are given, so that's why it becomes important. Then mature and pragmatic, this is related to decision of the Indian government to sign the free trade agreement with European Union, and this article says that it is very mature decision and very pragmatic one. Okay, pragmatic because India, mature because India ने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करा, और pragmatic इसलिए कि इस टाइम जो अनसर्टेनिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए सबसे बेटर डिसीजन है. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कर्नाटका गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग तुलु एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज. तो थोड़ा तुलु लैंग्वेज के बारे में जानना आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लैंग्वेजेस के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सी लैंग्वेज कैसे डिक्लेयर की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सब चीजें. ठीक है, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो इन डिटेल. इंडिया द ब्यूटीफुल बट इंडिया फर्स्ट, इंडिया द फंक्शनल. ये बेसिकली टूरिज्म से रिलेटेड है कि इंडिया में एज कंपेयर टू थाईलैंड, एज कंपेयर टू सिंगापुर, अलग अलग कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में टूरिज्म कम क्यों आता है. ठीक है, और क्या करना चाहिए. शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है, वंडरफुल आर्टिकल. ठीक है, द न्यू लॉजिक ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. चाइना के जो एम्बेसडर टू इंडिया है, ठीक है, उन्होंने लिखा है ये कि चाइना का क्या लॉजिक है कि चाइना की इतनी रोबस्ट इतनी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी कैसे है, क्या क्या उसमें पॉजिटिविटीज हैं. ठीक है, उसके बाद हु लूजेस व्हेन टीचर्स आर अटैक्ड. थोड़ा सा सोशल इश्यूज के बारे में कि टीचर्स के ऊपर जब अटैक किया जाता है, क्या टीचर का लॉस होता है उसमें, या हु इज एक्चुअली एट लॉस. ठीक है, चलो लेट स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल. सेंटर इज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी फॉर ऑल द कम्युनिटीज. सभी कम्युनिटीज के लिए सेंटर फुल सेंसिटिविटी के साथ काम कर रहा है. ठीक है, अब फुल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि दलित्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, सभी के लिए सेंटर पूरी सेंसिटिविटी के साथ काम किया है. ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा कि 2014 का अगर आप देखेंगे तो 2014 में सिर्फ 25 करोड़ सिटीजन्स को जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे थे. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे थे, और आज की डेट में अगर हम 12 साल के बाद इसका रिव्यू करें, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और अगर हम आज रिव्यू करें तो आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पूरे कंट्री के अंदर कम से कम 95 करोड़ इंडियंस जो हैं आज की डेट में, टुडे 2026. ठीक है, 25 से लेके 95 करोड़ पीपल, मीन्स 70 करोड़ मोर पीपल हैव बीन इंक्लूडेड इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ठीक है, 95 करोड़ पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें पेंशन्स होती हैं, वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं. ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये सेपरेट जो है इंस्पायर करता है कि हमको इंक्लूसिविटी के लिए जाना है और सोशल जस्टिस के लिए जाना है. सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल को फुल राइट्स जो है वो मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, और प्रेसिडेंट मुर्मू ने हमारे जो ऑप सिंदूर हुआ था मई के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है थोड़ा लॉन्च किया कि हमने सेल्फ रिलायंस अचीव कर लिया है डिफेंस में भी. और ये ऐसा इंडिया नहीं है कि जहाँ पे, जैसे उन्होंने मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले की कॉन्स्पेरेसीज का एक रेफरेंस दिया है. ठीक है, कि उसमें जो है सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इम्बाइब किया जाए इंडियंस के अंदर, और ब्रिटिश सुपीरियोरिटी उनके ऊपर इम्पोज की जाए. तो वैसा टाइम आज नहीं है. आज की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इम्बाइब किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, उसको जो है ख़त्म किया गया था. ठीक है, और उन्होंने अपनी स्पीच में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको भी क्या किया है, मेंशन किया है अपनी स्पीच में. ठीक है, और अपोजिशन मेंबर्स ने इसमें स्लोगन्स भी रेज किए कि ये वीबी जी राम जी जो है रोल बैक होनी चाहिए, और उसके लिए उनसे अब अपॉलॉजी भी डिमांड की जा रही है कि व्हेन प्रेसिडेंट वाज एड्रेसिंग बोथ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस यू आर रेजिंग स्लोगन्स. ठीक हो गया, दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल क्या है,
कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कह रही है कि तुलु लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे केरला की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स आराम से, अगर कोई अब वो तुलु को क्यों फेवर कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3000 साल पुरानी पहले तो ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये जो 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है, ये थोड़ा फैक्चुअली मुझे करेक्ट नहीं लगता, पहली तो ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगता है ये उससे, हाँ, ओवर 3000 ईयर्स है तो फिर ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट भी है। अब आंध्र प्रदेश ने जैसे उर्दू डिक्लेयर कर दी अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ने भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की, तो कर्नाटका भी चाहता है कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाए, ठीक है। और तुलु जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका में बोली जाती है, मेनली दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट और उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बेसिक्स भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो कैसे डिक्लेयर होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पार्ट 17 में कौन से आर्टिकल, 343 से लेके 351 तक, ठीक है। और 345 क्या कहता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 345 से स्टेट का लेजिस्लेचर जो है ऐसा लॉ पास कर सकती है कि वो एक लैंग्वेज को या एक से ज्यादा लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज ऑफ द जो ऑल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए स्टेट में यूज करनी है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास करके डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 8th शेड्यूल है जिसमें लैंग्वेजेस इन्यूमरेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में जो है 344 क्लॉज 1 और 351 कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है, लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किए गए हैं, लिस्ट की गई हैं कई सारी, इनको कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये कौन कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, एसमीज है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी एंड नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। ये जो बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी, दे वर एडिड लेटर ऑन, ठीक हो गया। हालांकि इसमें आप देखोगे तो तुलु लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये भी हमें पता है कि तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है। और ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी में दे आर स्पोकन, ठीक है। इसके अलावा ये इसको तुलुनाडु भी, इस रीजन को जहां तुलु लैंग्वेज बोली जाती है इसको तुलुनाडु भी कहते हैं, ठीक है। नाडु वर्ड एक्चुअली मींस विलेज, ओके। सो एज पर 2011 सेंसस करीब करीब 18.5 लाख स्पीकर्स हैं तुलु लैंग्वेज के, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन जो है तुलु लैंग्वेज की वो 14th-15th सेंचुरी एडी में मिलती है, ठीक है। आज हम 21st सेंचुरी में है, तो करीब करीब 5-6 सेंचुरीज का जो है इसका ओल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। अब तुलु सबसे पहले जो स्कूल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कई सारे डिक्लेरेशंस हैं जो लैंग्वेजेस को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने और मेंटेन करने की बात करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है येलू प्रोक्लेमेशन। येलू प्रोक्लेमेशन फॉल्स अंडर, इट वाज अडॉप्टेड एज अडॉप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेजेस, ठीक है, इन 2018, येलू प्रोक्लेमेशन ऑफ 2018, एंड इट इज अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, इट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को के अंडर येलू प्रोक्लेमेशन है जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स और कंट्रीज को कहती है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये थोड़ा लैंग्वेजेस का मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिया, तो अब आपको आगे एडवांस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक डिसीजन, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ अभी किस किस के बीच में, यूरोपियन यूनियन और इंडिया में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ इसलिए मैच्योर नहीं है कि कितनी बड़ी इकोनॉमीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसने इंडिया के नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो हाईलाइट किए और मैच्योरिटी भी हाईलाइट की कि कितना मैच्योरली जो है डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया के लिए इस ट्रीटी के अंदर बहुत ही फेवरेबल टर्म्स है, ठीक है। मैंने कल भी डिस्कस किया था आर्टिकल में, पिछले आर्टिकल में जो मैंने डिस्कस किया, फेवरेबल के टर्म्स क्या क्या है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए पहली चीज जो है फेवरेबल टर्म ये है कि जैसे इंडिया का 99.5% ट्रेड के ऊपर क्या होगा, टैरिफ ड्रॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टैरिफ्स ड्रॉप हो जाएंगे, नॉट इंस्टेंटली, कुछ चीजों पे उन्होंने कहा 3 to 5 years में भी हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन दे विल बी ड्रॉप। और मोस्टली जैसे
कुछ टैरिफ्स इमीडिएटली जब ये इंप्लीमेंट होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बदले में इंडिया ने कंसेशन दिया 97.5% जो यूरोप का एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ, ठीक है। इस पे इंडिया ने क्या कहा, यूरोपियन एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ, इस पे उन्होंने कहा कि हम जो है इस पे कंसेशन देंगे, ठीक है, कंसेशंस देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज जो प्रीवियसली जिन पे एक डील स्ट्राइक नहीं हो पा रही थी, मेनली ऑटोमोबाइल और वाइन वाला जो गुड्स थी, ठीक है। इस पे उन्होंने क्या किया कि कोटा बेस्ड सिस्टम, कि एक कोटे तक हमने क्या कर दिया, टैरिफ्स ड्रॉप करने की जो है डील की कि कुछ कोटा फिक्स करेंगे, उतने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तक हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर लगा देंगे। सो कोटा बेस्ड सिस्टम जहां पे हमारे जहां प्रॉब्लम्स आ रही थी हमको इंप्लीमेंट करने में, जैसे खास करके ऑटोमोबाइल्स पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर प्लस वाइन्स ऑल्सो, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अब इंडिया के जो स्मॉल व्हीकल्स वगैरह वाला पार्ट है उसमें तो हम प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का लग्जरी जो व्हीकल का सेगमेंट है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों इश्यूज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर या वाइन सेक्टर, इन्हीं की वजह से ये टॉक्स 2013 के बाद डीरेल हो गई थी और डायरेक्टली 2022 से वापस रिज्यूम हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का भी प्रोटेक्शन होगा, लोअर एंड वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कार्स के, और लग्जरी कार मेकर जो है यूरोप के, उनको भी यहाँ पे इंडिया में अच्छी मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी एग्रीमेंट साइन हुए, इतना सब होने के बावजूद भी ये आर्टिकल कहता है कि एक जगह पे और बात की जा सकती थी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इस पे इंडिया ने कोई ट्रेड अभी कोई नेगोशिएशन नहीं किया, इस पे भी नेगोशिएशन किया जा सकता था, ठीक है। ये है क्या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? सिंपल याद रखना कि यूरोपियन यूनियन में जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जब वहां पे गुड्स आती हैं तो जो भी गुड्स नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमिशन किया होता है, कार्बन एमिशन किया होता है, ठीक है। तो वो एडिशनल ड्यूटीज 25 से 30% अंडर दिस मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन लगाता है उन गुड्स के ऊपर जो नॉन इको फ्रेंडली मैकेनिज्म से या नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये अभी तक तो सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंडर टैरिफ्स लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी कहा गया है, यूरोपियन यूनियन कहता है कि ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स जो नॉन इको फ्रेंडली मैकेनिज्म से बनाई जाएंगी, हम उन पे ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू टैरिफ्स लगाएंगे। वो टैरिफ किस लिए होंगे? टू कंपनसेट द कार्बन एमिशंस, ठीक हो गया। इसके बारे में बेसिक्स में आप अभी आगे और बताऊंगा, ठीक है। तो इस पे डिस्कशन किया जा सकता था, ठीक है। एक दूसरा, इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने रिफॉर्म्स और करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और करने पड़ेंगे, ताकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस द ग्लोब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। और लास्टली उसने ये भी कहा है कि इसको अभी ट्रांसलेट करना है 27 यूरोपियन लैंग्वेजेस में, फिर इसकी लीगल स्क्रूटिनी होनी है और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इंडिया को कोशिश ये करनी है कि ये टाइम मिनिमाइज कर सके और जल्दी से जल्दी ये इंप्लीमेंट हो सके, ताकि हम स्पीडी क्लियरेंस प्रोसेस के थ्रू इसको क्लियर करा पाए, इंप्लीमेंट करा पाए और इसका जो है हम प्रॉपरली बेनिफिट ले सके। सो दिस कंक्लूड्स द न्यूज ऑन यूरोपियन यूनियंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। अब यहां पे आपको एक बेसिक्स में आपको बताता हूं व्हाट इज दिस कार्बन बॉर्डर CBAM, जो मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, इसका बेसिक्स यहां पे है कि यूरोप की एक पॉलिसी है, फिट फॉर 55 इन 2030, फिट फॉर 55 इन 2030 मींस बाय 2030 तक यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि एटलीस्ट 55% रिडक्शन करना है इसको अपनी एमिशंस में। और कौन से लेवल पे? 1990 लेवल पे जितनी एमिशंस थी उससे 55% कम करना है बाय 2030। 2030 तक पहुंचते पहुंचते जितनी यूरोपियन यूनियन में एमिशंस होती थी, कार्बन एमिशंस, उसको कम करके 55% बिलो लेके आना है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेटेजी फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ये यूरोपियन यूनियन का एक क्लाइमेट लॉ है, ठीक है। अब ये यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट लॉ के तहत मैंने आपको पहले ही कहा, उन कमोडिटीज पे जो यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करती हैं, अगर वो नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज से बनी हैं,
ठीक है, नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनी है, तो उन पे 25 to 30% एडिशनल टैरिफ जो है यूरोपियन यूनियन लगाता है। ठीक है, अब प्राइस कैसे डिक्लेयर की जाती है कि कितना यूरोज जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यूरोपियन यूनियन का जो है उसके तहत प्राइस फिक्स किया जाता है। और ये देखा जाता है कि कितने CO2 इक्विवेलेंट्स इमिटेड होते हैं। ठीक है, तो यूरोज पर टन ऑफ CO2 इमिटेड, इस हिसाब से उनको पे करना पड़ता है, नंबर ऑफ यूरोज पर टन ऑफ CO2 इमिटेड। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहता है यूरोपियन यूनियन, ताकि वो कंसिस्टेंटली, अगर कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स भी कर रहा है, अगर वो इंपोर्ट्स भी कर रहा है यूरोपियन यूनियन जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री से बने हुए हैं, फिर भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा के जो है उसको मिटिगेट करना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कार्बन बॉर्डर अरेंजमेंट मैकेनिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा कभी कभी पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ए ब्यूटीफुल बट फर्स्ट इंडिया द फंक्शनल। इंडिया ब्यूटीफुल है, ठीक है, आप शशि थरूर जी कहते हैं आप इनक्रेडिबल इंडिया से थोड़ा सा आगे सोचो। ठीक है, आप इनक्रेडिबल इंडिया तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अगर आप देखोगे स्नो बाउंड पीक्स हैं। ठीक है, अगर आप फिर साउथ की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा बीचेस, सन ड्रेंच्ड बीचेस हैं। ठीक है, टेम्पल्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, स्पिरिचुअल एक हमारी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, इसके बावजूद भी 2025 में सिर्फ 5.6 मिलियन टूरिस्ट्स ही आए। ठीक है, 5.6 मिलियन टूरिस्ट्स इंडिया में आए, कहां पे, 2025 में। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे, दो कंट्रीज का इन्होंने केस स्टडी यहां पे दिया हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज का केस स्टडी दिया हुआ है यहां पे, दिया हुआ है उन्होंने केस स्टडी, एक तो थाईलैंड का और सिंगापुर का। ठीक है, और सिंगापुर के लिए उन्होंने ये कहा है कि वहां पे क्यों ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहां पे क्यों ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। जैसे सिंगापुर है, उसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी छोटी है, लेकिन 11.6 मिलियन टूरिस्ट इन 2025, ये सिंगापुर की बात है। और थाईलैंड में भी बहुत ज्यादा, और सिंगापुर के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ दिल्ली के बराबर की भी पॉपुलेशन नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है ये कि उन कंट्रीज में इतना ज्यादा टूरिज्म और इंडिया में इतना ज्यादा टूरिज्म नहीं है। उसने कहा कि इसके लिए हमको 3I अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 इश्यूज हमको एड्रेस करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे जो चीजें ना, 3I अप्रोच, ठीक है, ये मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये 3I अप्रोच क्या है, वो कहता है कि हमको सबसे पहले अपनी तो इमेज चेंज करनी है ग्लोबल लेवल पे, फिर हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है ग्लोबल लेवल पे, और फिर हमको इंडिया को ही पहले ठीक करना है, ताकि ग्लोबल लेवल पे। अब इंडिया को कैसे ठीक किया जाए, इंडिया ऑलरेडी इनक्रेडिबल इंडिया तो है। अब वो कहता है कि इनक्रेडिबल इंडिया इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया से आगे बढ़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ब्यूटीफुल इंडिया, हिस्टोरिकल इंडिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि पहले हमको अपनी इमेज चेंज करनी है। ठीक है, इमेज में क्या इश्यूज है, हमारे टूरिस्ट आते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो पहले वो टैक्सी वालों के शिकार बनते हैं, स्कैमस्टर्स के शिकार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, चेक इन्स, जो इमिग्रेशन का थोड़ा सा रिजिड वहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, अब इतनी वास्टनेस अगर इंडिया में है, तो इनक्रेडिबल इंडिया को सिर्फ मत वर्ल्ड लेवल पे दिखाओ, वर्ल्ड लेवल पे दिखाओ स्पिरिचुअल इंडिया भी, वर्ल्ड लेवल पे एडवेंचर इंडिया, लग्जरियस इंडिया। होटल्स हैं, लग्जरी के नाम पे नॉन लग्जरियस होटल्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, आप बुद्धिस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, क्रिकेटिंग सर्किट, इन चीज़ों को यूज़ करो, और सबसे पहले तो इंडिया की इमेज चेंज करो, सबसे पहले इंडिया की इमेज चेंज करो। ठीक है, दूसरा इंप्रेशन की बात है, वो कहता है, दूसरा कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहता है कि इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब जैसे ही वो आते हैं, लैंड करते हैं, इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाते हैं, इतनी ज्यादा भीड़, इतना टाइम, इतना रिजिड क्लियरेंस इमिग्रेशन का। ठीक है, उसके बाद होटल्स, लग्जरी होटल्स अराउंड विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट अगर हैं भी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव है। जबकि कंपेयर टू दूसरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इंडिया एक एग्जांपल होना चाहिए कि टूरिज्म अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, वो इंडिया में है। उसके बाद जो रोड्स जाते हैं अपने लग्जरी होटल्स की तरफ, उनमें पॉट होल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वॉशरूम्स है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो बिल्कुल बेकार।
ठीक है। इंटरनेट सर्विसेज हर जगह अवेलेबल ही नहीं है। एयरपोर्ट के इंटरनेट्स मैंने मोस्टली देखे कि या तो नॉन फंक्शनल होते हैं या इतनी स्लो स्पीड में चलते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही दिक्कत होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हेरिटेज, वेल मेंटेन हेरिटेज साइट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेरिटेज साइट्स पे सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैश, कूड़ा वगैरह डालते हैं, तो मतलब एक अच्छा इमेज फिर ट्रैवल नहीं करता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, और अफोर्डेबिलिटी। मिड रेंज से लग्जरी ट्रैवल जो है वो हमेशा हमारा प्रीमियम के साथ आता है। अगर लग्जरी टिकट्स चाहिए उसमें भी प्रीमियम, होटल में लग्जरी सूट्स चाहिए उसमें भी प्रीमियम। तो ये प्रीमियम कल्चर जो है ये हटाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंडिया को खुद ठीक करना की जरूरत है। कैसे? जो क्राउड्स हैं, जो नॉइस है, जो सर्विस कल्चर है, ये टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं होता। स्कैमर्स होते हैं, टाउट्स होते हैं, बैगर्स होते हैं, सेक्सुअल हैरासर्स होते हैं, जो पूरी तरह से टूरिस्ट को एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि हमारा जो हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल सेक्टर है उसमें कम से कम 40% डेफिसिट चल रहा है इस समय ट्रेंड स्टाफ का, ठीक है। 40% शॉर्टफॉल है ट्रेंड स्टाफ में, ठीक है। ग्रेजुएट्स जो हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो ऑफिस जॉब्स, बाकी चीज़ें जो है अच्छी प्रेफर करते हैं, ना कि रादर देन हैविंग गुड पब्लिक रिलेशंस विद द टूरिस्ट ऑन देयर अराइवल। तो इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मल्टीलिंगुअल गाइड्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल वर्कफोर्स की ज़रूरत है। उससे जो है प्रॉपरली हमारा जो है कल्चर ठीक हो जाएगा। और इमिग्रेशन लॉज को भी हमको इवॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे वीज़ा, ई वीज़ाज ने थोड़ा सा हेल्प तो किया, ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो वीज़ा क्लियरेंसेस है उसने हेल्प किया, पर जैसे वर्ल्ड लेवल पे एक पॉलिसी चल रही है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। जैसे अराइव करोगे इंडिया में यही वीज़ा मिलेगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे कुछ जगह पे है भी, लेकिन हमारे लिए टू एम्बिशियस है कंसिडरिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। लेकिन कम से कम उन कंट्रीज के टूरिस्ट के लिए जिनसे हमें कोई थ्रेट नहीं महसूस होता, तो उन कंट्रीज के टूरिस्ट के लिए हम वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी काफी सारी चीजें, जब फॉरेनर्स यहाँ पे आए, यहाँ से जब वो जाएं, तो दे मस्ट नरेट वेरी गुड एंड प्लेजेंट स्टोरीज टू द पीपल बैक देयर, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये सारी चीजों को करना है, ठीक है। इसके अलावा एक डेफिसिट है हमारा, किस चीज का डेफिसिट है, कि जो हम हैं वो हम लोगों को दिखा नहीं पाते। हम पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी के थ्रू एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम सिर्फ दिखाते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो हम क्यों ना प्रमोट करें अपने अच्छे सर्किट्स को, जैसे गोल्डन ट्रायंगल है, हिमालयन ट्रेल है, कोस्टल बेल्ट है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो कि आजकल बहुत फेमस है, उसके थ्रू क्यों ना लोगों को बताएं, ठीक है। और क्यों ना हम जो है इंडिया के लिए ऐसा कुछ बढ़िया सी वीडियोस, टैगलाइंस। अब शशि थरूर इज वेरी गुड इन राइटिंग थिंग्स, तो अपना एक टैगलाइन भी दिया, उसने कहा कि मैं सजेस्ट करता हूं कि इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियाज एक्सपीरियंस द इनफाइनाइट, नॉट जस्ट अ प्लेस टू विजिट बट अ वर्ल्ड टू इनहेबिट स्पिरिचुअली, कल्चरली एंड इमोशनली। वो कह रहा है ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है, रहने की जगह है, स्पिरिचुअली भी, कल्चरली भी, इमोशनली भी। अब थोड़ा सा ये ऐसे टाइप टाइटल दे दिया उन्होंने, लेकिन मतलब एक सजेशन है उनका कि कुछ इस तरह से हम क्यों ना अपने आप को प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो वो क्यों हम नहीं बिल्ड कर सकते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और क्यों नहीं हम यूज कर सकते अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स के लिए, हेरिटेज स्कीम्स को क्यों नहीं हम इंप्रूव कर सकते हैं, और नेशन वाइड क्लीन टूरिज्म कैंपेन क्यों नहीं चला सकते कि टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत ही ज्यादा क्लीन रखेंगे। साइनेजेस हमारी ऐसी लगी होती हैं कि बोर्ड पे 50 एरो लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा एरो कहाँ जा रहा है, तो साइनेजेस को हम क्यों अच्छा नहीं कर सकते। वेस्ट मैनेजमेंट हर मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बेटर किया जा सकता है, और बहुत सारे म्यूजियम्स जो हैं उनको डिजिटाइज किया जा सकता है, इंटरैक्टिव किया जा सकता है, सिर्फ डस्ट ही उन पे जमा करना बेटर नहीं होता, ठीक है। और ये कह रहा है कि सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ द गाइड्स, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलना चाहिए, स्कैम्स और हैरेसमेंट पे स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रलाइज एप्स बनाई जाएं जो पासपोर्ट्स और गाइड्स को प्रॉपरली वेरीफाई करे, वेरीफाइड गाइड्स होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 5 स्टार होटल्स में नहीं, होम स्टेज में भी, इको लॉजेस में भी, लोकल आर्टिजन्स में भी अच्छा स्किल हो इंटरेक्ट करने का। वीजा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी टूरिज्म में, इको टूरिज्म को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाना है, और अपना ग्रोथ और प्रिजर्वेशन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। फ्रेजाइल साइट्स पे जब फुटफॉल बढ़ जाए उसको कैसे रेगुलेट करना है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीजों पे इंडिया को सोचना पड़ेगा। इट इज अ वेरी गुड आर्टिकल एक्चुअली, आई लाइक्ड इट वेरी मच।
ठीक है। और इस सब करने से हमारे पास एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है कि हम ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है इस चीज़ का। टूरिज्म को नेशनल प्रायोरिटी बनाने से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर टूरिज्म में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टूरिज्म एक इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होकर इवॉल्व हो रही है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जो है स्कोप भी है, ठीक है। और ये अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सभी किस्म के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकती है। और हमने अक्सर देखा है श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ज़्यादा अनरेस्ट और टर्माइल क्रिएट करते हैं। तो बेटर ये है कि ये एक इंडस्ट्री है जो खूब सारा अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। और शशि थरूर ने एक सैड पिक्चर भी इसमें डिपिक्ट की है कि पहले टूरिज्म सेक्टर में जो है जीएसटी का कितना था, 12% स्लैब में थे वो। अब आपने 12% से हटा के उनको कौन से स्लैब में लाया, 5% स्लैब में लाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कि जो वो इनपुट्स खरीदेंगे उसका जो जीएसटी है वो वापस मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी के अंदर एक स्कीम है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि जो आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल या कोई इनपुट्स खरीदते हो, जैसे आपका होटल मैनेजमेंट का बिजनेस है तो आप लैपटॉप्स वगैरह खरीदते हो इन्वेंट्रीज रखने के लिए, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो पहले वापस मिलता था जब आप 12% स्लैब में है। आपने आप 5% स्लैब में लाया मगर इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया, तो बेटर ये था वो 5 पर 12% स्लैब में ही रहते आप। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा हार्शली ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि इंडिया के पास हिस्ट्री है इजिप्ट जैसी, ब्यूटी है न्यूजीलैंड जैसी, कल्चरल डेप्थ है पूरे कॉन्टिनेंट जैसी, फिर भी हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि हम अपनी इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंसेस को थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है। इंडिया को अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को रिफाइन करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम अपना बेस्ट वर्जन है, लेकिन फर्दर और रिफाइन करेंगे तो द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर अस। लेट अस गिव इट अ रीजन टू कम एंड रीजन टू स्टे। शशि थरूर के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, ही राइट्स वंडरफुली, ठीक है। अब पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, लेकिन तो जो ड्राफ्टिंग है दैट इज वंडरफुल। आप मतलब इस आर्टिकल को एक बार खुद गो थ्रू करना, वंडरफुल लैंग्वेज, ठीक है। थैंक यू। सो द न्यू लॉजिक ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना इतना कैसे मैनेज कर पाता है, इतना टफ, पूरा ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए के साथ, कंसिस्टेंट ट्रेड वॉर चल रहा है। अब चाइना की जीडीपी का साइज 140 ट्रिलियन युआन, 140 ट्रिलियन युआन, और $20 ट्रिलियन के बराबर है ये। 140 युआन इज इक्वल टू $20 ट्रिलियन, ह्यूज साइज ऑफ इकोनॉमी। और 5% का कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट, 30% ग्लोबल इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन, 30% शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स। अब कैसे मैनेज कर पाता है, ठीक है। लोग कहते हैं चाइना में प्रोडक्शन कैसा भी हो रहा है, सरप्लस का प्रॉब्लम है, बस प्रोडक्शन ही करते हैं। हमारे जो जू फिहोंग, ही इज बेसिकली चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा रोबस्ट डिमांड है, हमारा फिजिकल कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा है। 52% ग्रोथ हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की, डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है, ठीक है। इसके बाद हमारी और किस किस चीज की ग्रोथ है, 32.7% ग्रोथ हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स की वजह से है। 32.7% ग्रोथ एक्सपोर्ट्स की वजह से है, ठीक है। और 15% ग्रोथ जो है हमारा इन्वेस्टमेंट की वजह से है। और खास करके अभी हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, इसमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में जो एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से हमें ग्लोबल लेवल पे एक लीड मिलती है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ भूल गए कि इस समय 60% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन है वो भी चाइना के पास ही है। तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें जो है चाइना की रोबस्ट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसने ये भी कहा है कि चाइना का और इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा है इस वक्त। अभी चाइना इंडिया का ट्रेड जो है इट इज अराउंड 155.6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये कहा है कि चाइनीज गुड्स जो हैं, जो इंडिया में आती हैं, वो मोस्टली रिफाइंड गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के अलावा और भी काफी सारे कंपोनेंट्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो मेक इन इंडिया के बूस्ट के लिए चाइना एक रिच सोर्स है रॉ मटेरियल्स का और गुड्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चिप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और चाइना से रॉ मटेरियल आएगा, मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में बनेगा,
तो चाइना और इंडिया अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इंडिया भी चाइना की तरफ काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, इसमें भी काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, अभी हम 19.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं 2025 में चाइना की तरफ। ठीक है, जो कि एक इंक्रीज है, कितना, पिछले साल के कंपैरिजन में 9.7% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना, एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो इसका मतलब अच्छा ट्रेड रिलेशन ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक बात बताता हूं, चाइना यूरोपियन यूनियन के साथ 2 डेकेड्स के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर पाए, थैंक्स टू यूएसए। आई एम टेलिंग यू, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो उसका है। ठीक है, अब चाइना के जो ये आर्टिकल्स आना शुरू हो गए और फर्दर ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव अगर हुए, वी शुड अगेन बी थैंकफुल टू यूएसए। ठीक है, सो एवरीथिंग कम्स फॉर अ गुड रीजन ऑल्सो, एक ये भी अच्छा रीजन है। तो चाइना का जो इमेज है कि चाइना सबके लिए प्रोडक्शन करता है और भेजता रहता है एक्सपोर्ट्स, चाइना को कहा जाता है चाइना इज वर्ल्ड्स फैक्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड का फैक्ट्री नहीं है, वर्ल्ड की एक मार्केट भी है। बहुत सारे लोग चाइना में अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, चाइना में अपनी गुड्स करते हैं। ठीक है, और अगर देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चाइना के टैरिफ्स सिग्निफिकेंटली कम है। चाइना के टैरिफ्स ऑन एन एवरेज 7.3% है, वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है। तो डोमेस्टिक डिमांड और ज्यादा चाइना में बढ़ रही है। ठीक है, और मिडिल इनकम ग्रुप में करीब 400 मिलियन लोग हैं चाइना में। तो चाइना के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, कि स्कोप है कि इंडिया की गुड्स चाइना में एक्सपोर्ट हो सके। तो चाइना की इंडियन एंटरप्राइज जो है उनका स्वागत करने के लिए चाइना तैयार है, और ऑलरेडी स्वागत करते भी हैं। ठीक है, जैसे खासकर इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो पे बहुत सारे और प्रीमियम इंडियन प्रोडक्ट्स चाइनीज मार्केट में ला सकते हैं, हम लेके भी जाते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना और इंडिया का, उसका कम कर सकते हैं। जैसे चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ, वो ज्यादा है कंपैरिजन टू इंडियन एक्सपोर्ट टू चाइना। वो कह रहा है कि इस जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना इंडिया का, ये भी कम किया जा सकता है, क्योंकि चाइनीज मार्केट्स में ह्यूज स्कोप है। चाइना में देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपेसिटी, कि हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, नो, चाइना में ह्यूज डिमांड भी है चीजों के लिए। ठीक हो गया, ओके। लास्ट आर्टिकल, हु लूजेस व्हेन टीचर्स आर अटैक्ड। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स टीचर के साथ अब्यूज़ करते हैं। कई कई जगह पे फिजिकल असॉल्ट हुआ टीचर्स का, दूसरे टीचर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर ही सिर्फ गलती कर रहा है, इसका ये मतलब भी है कि स्टूडेंट्स जो है एक पावर का शो करना चाहते हैं टीचर के साथ। ठीक है, चीप पब्लिसिटी के लिए भी कुछ कुछ करते हैं ये लोग। ठीक है, अब उसका ये मतलब नहीं है, इस आर्टिकल, ये आर्टिकल कह रहे हैं कि हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम यहाँ पे आके कोई सरमन दें कि ए सोसाइटी दैट डिसरेस्पेक्ट टीचर कैन नॉट प्रोग्रेस, या हम संत कबीर के दोहे लेकर नहीं आ रहे हैं कि जब एक टीचर के बगैर ज्ञान का कभी उन्नति नहीं हो सकता। हम ऐसी बातें करने नहीं आ रहे हैं, हम ऐसी बातें करने आ रहे हैं कि टीचर्स के ऊपर अटैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है। टीचर्स को जब अटैक किया जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें टीचर्स की भी गलती है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैप कर दिया है, गैप कम कर दिया है, ओवर फ्रेंडलीनेस ऑफ टीचर्स टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। बट वो कहते हैं कि फिर पेरेंट्स भी तो ओवर फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट अपने चिल्ड्रन की तरफ, तो क्या चिल्ड्रन पेरेंट्स को उठ के पीटने लगते हैं या मिसबिहेव करने लगते हैं? तो वो कहता है कि जब ये अटैक होते हैं, इसमें सबसे पहले टीचर की डिग्निटी को अटैक होता है। कैसा होता है? टीचर की डिग्निटी खत्म हो जाती है। टीचर अब क्लास तो लेगा, लेकिन उस एंथुजियाज्म और उस इमोशनल वार्मथ के साथ और उस क्रिएटिविटी के साथ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी डिग्निटी ही आपने सबसे पहले हार्म कर दी। तो पहली कैजुअलिटी क्या होती है इसमें? टीचर पहला लॉस जो होता है वो टीचर की डिग्निटी का, वो पोजीशन जो आपको सिखा रही है, आपने उसकी डिग्निटी को हार्म कर दिया। ठीक है, दूसरा, फेयरनेस इन स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। अब टीचर अगर फेयरनेस के साथ इवेलुएट करेगा, फेयरनेस इन इवेल्युएशन, अब किसी के कम मार्क्स आ गए, वो जाके टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट, बाकी चीजें, अब तो फिजिकल असॉल्ट भी चल रहा है, थ्रेटन भी चल रहे हैं, तो अब इवेल्युएशन का फेयरनेस नहीं रहेगा। जब फेयरनेस इन इवेल्युएशन नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन? सोसाइटी विल लूज कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स निकलते थे इंस्टीट्यूशन से, वो निकलना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि 2000s में दिल्ली में एक ट्रेंड था कि
बहुत अच्छा असेसमेंट होता था। फिर एक्सटर्नल एग्जाम पे बच्चे ज़्यादा डिपेंड ना रहें, उनने 30% इंटरनल असेसमेंट जो है वो शुरू कर दिया। इंटरनल असेसमेंट का भी यही प्रॉब्लम, किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, किसी को कम मिल गए, वो आके टीचर के पास अपना पेपर लेकर आर्ग्यूमेंट करना अननेसेसरली, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज कर दिया गया 43.75% तक। लेकिन टीचर अब डर रहा है, फेयर एवेल्युएशन करेगा, जिसको कम मार्क्स आ गए क्या पता कौन कल को कहां से दारा सिंह बन के आके पिटाई करने लग जाए, ठीक है। तो अब वो इसीलिए बहुत लीनियंट हो गए अपनी इवेल्युएशन में भी, बच्चे की इवेल्युएशन बहुत लीनियंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्क्स की जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो एम्प्लॉयर कैसे ट्रस्ट करेगा कि जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है वो केपेबल है, वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो जब व्हेन मार्क्स लूज क्रेडिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स लूज फेथ इन डिग्रीज, तो डिग्रीज जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है। और तीसरी कैजुअलिटी जो है वो स्टूडेंट की खुद की सेफ्टी भी, क्योंकि जब भी मामला आता है सेफ्टी का, एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए किसी के साथ भी लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब टीचर ही अब सेफ नहीं है तो वो अब स्टूडेंट कंप्लेंट लेकर आएगा, अगर उसका इशू एड्रेस करने के लिए वो कुछ कोशिश भी करेगा, उसे पता है दूसरी पार्टी भी स्टूडेंट्स है, वही आके पीट देंगे। तो इसीलिए टीचर ऑफ मेजॉरिटी केसेस एक्सटर्नल एजेंसीज को, पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप रहे हैं कि इनके दो ग्रुपों में लड़ाई होगी, टीचर अपने सर पे कुछ ले ही नहीं रहा। तो टीचर अब स्टूडेंट की सेफ्टी जो है वो खुद भी खतरे में आ गई, कि सबसे बड़ा सेवियर स्टूडेंट के लिए एक टीचर होता था। अब कोई भी कंप्लेंट स्टूडेंट टीचर के पास लेके जाता है, टीचर फर्दर रेफर कर देता है फर्दर बाकी एजेंसीज के लिए, ठीक है। उसके बाद इस सब की वजह से डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो जाता है, और उसकी वजह से कई जगह से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। और कैंपसेस में जब कास्ट पॉलिटिक्स ये चीजें घुस जाती है तो कैंपसेस टर्न वायलेंट, जैसे बंगाल हो गया, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, रिसेंटली तक बहुत अच्छा प्रोडक्ट वहां से आता था, केरला से भी। लेकिन अब यहाँ इन रीजन्स में भी क्या हो गया है, वायलेंट पॉलिटिसाइजेशन हो गया है कैंपसेस का, और स्टूडेंट्स यहाँ से भी निकल रहे हैं। तो तीसरा जो जो चौथा इशू हो जाता है वो हो जाता है मास एक्सोडस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स निकलने लगते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये हीटेड कैंपसेस को छोड़ने लगते हैं, ठीक है। पर इस सब का ब्लेम क्या टीचर्स पे डाला जाता है? वो ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, टीचर्स की अपनी वैल्यूज और टीचर्स की क्वालिटी डिक्लाइन होती है जब स्टूडेंट्स उन्हें डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन लार्जर जो ट्रूथ है वो कुछ और है, बड़ी सच्चाई जो है वो कुछ और है। बड़ी सच्चाई ये है कि क्या किसी टीचर को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आपने देखा कि बच्चे से पैसे लेके वो मार्क्स उसे दे रहा है? क्या आपने देखा कि वो करप्शन में किसी तरह से इन्वॉल्व है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मैंने तो आज तक कभी केस नहीं सुना कि टीचर भी करप्शन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। जो हुए वो उनके पार्ट पे कभी अनफॉर्चुनेट होगा, कि अगर कोई हुआ होगा बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट होगा अगर टीचर कभी करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। इसके बावजूद भी टीचर को जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को बिल्डअप करने की। लेकिन उस सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए उसको वो फ्रीडम, वो रेस्पेक्ट, वो डिग्निटी देना सोसाइटी का काम था, जो कि सोसाइटी नहीं दे पाई, ठीक है। हालांकि टीचर के पास इमेंस पावर है, एक स्टूडेंट का करियर भी खराब कर सकते हैं टीचर्स, लेकिन टीचर्स ने हमेशा इंटीग्रिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करते हुए स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही किया। जो बड़े से बड़ा आदमी भी बन गया जिंदगी में, कभी ना कभी किसी टीचर से वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर तुमने टीचर के साथ इतना कुछ कर दिया, अब तुम देखो इसका लॉस कौन बियर करता है? सबसे ज्यादा लॉस इस चीज का बियर करता है स्टूडेंट खुद। पहला लॉस कौन करता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या लॉस होता है? सबसे पहले वो क्वालिटी टीचिंग से महरूम हो गया, क्वालिटी जो उसको नॉलेज मिल सकती थी उससे वो महरूम हो गया, ठीक है। फिर पेरेंट्स, सेकंड लॉस इज फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स का लॉस कैसे है? क्योंकि उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे जो स्कूल जाते, यूनिवर्सिटी जाते, अच्छा सीखते, अच्छे बन जाते, अच्छा कुछ कर लेते लाइफ में, अब वो पेरेंट्स के ऊपर ही बर्डन बन गए, ठीक है। कि पेरेंट्स को ही अब खुद सब कुछ सिखाना है, स्कूलिंग भी पेरेंट्स को खुद ही करनी है, ठीक है। या फिर उनको क्या करना है कि जो कैंपसेस यहाँ पे हैं, जहाँ वायलेंट कैंपसेस हैं, उनसे ज्यादा हट के प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, इनसिक्योरिटी, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। या फिर आपने अब्रॉड भेजना है, बेटर इंस्टीट्यूशंस में भेजना है, तो उसके लिए आपकी क्या हो गई, फिर आपके लिए बड़ी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई, कैंपसेस अनसेफ हो गए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिटीरियोरेट हो गई। तो अब आप क्या करोगे, बच्चों को माइग्रेट करोगे, तो फाइनेंशियल बर्डन आ गया पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऑन द लार्जर स्केल, कंट्री itself faces the consequences,
क्यों? जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटीरियोरेट होती है तो कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स डिटीरियोरेट होता है। जब ह्यूमन रिसोर्स डिटीरियोरेट हो गया तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज 110% डिटीरियोरेट हो गई। जब क्वालिटी सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं हुई, क्वालिटी ऑफिसर्स नहीं मिल पाए, क्वालिटी इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं मिल पाए, तो ओवरऑल सफरर कौन है फिर? मैन, ह्यूमन काइंड एट लार्ज। पूरा ह्यूमन काइंड एट लार्ज सफर करता है। ठीक है, ह्यूमन काइंड। तो मेरा आप सबसे निवेदन भी ये है कि जिसने जिंदगी में एक भी शब्द सिखाया हो वो भी, उसको भी अपना गुरु समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। भले ही उनकी डिग्री बहुत अच्छी ना मिल पाए, भले वो एग्जाम में कई दफ़ा फेल भी हो जाएं, लेकिन टीचर्स की, गुरु की जिन लोगों ने रिस्पेक्ट की है, उनको लाइफ में कभी परेशानी नहीं हुई है, वो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं फॉल करते। ठीक है, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट से जब इतने ज़्यादा लॉसेज है, पेरेंट्स एट लॉस है, कंट्री एट लॉस है, स्टूडेंट एट लॉस है, ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड एट लॉस है, ह्यूमन काइंड एट लॉस है, तो फिर क्यों टीचर्स के साथ इतना ज्यादती करना है? वाई नॉट टू रेस्पेक्ट देम एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ देम। हालांकि वो, क्या टीचर का कोई लॉस है? एक डिग्निटी को छोड़ के कोई लॉस नहीं है। सैलरी वो कंटिन्यूअसली विदड्रॉ कर रहा है, इंक्रीमेंट्स उसको कंटिन्यूअसली मिलती चली जा रही हैं, अपना उसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, अपने बच्चों को भी वो खुद बहुत बेटर बना देगा। लेकिन अगर आपसे वो थ्रेटेंड फील करेगा तो आपको वो फुल पोटेंशियल के साथ क्वालिटी क्लासेस, क्वालिटी लेक्चर्स डिलीवर नहीं करेगा, नॉलेज डिलीवर नहीं करेगा। आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट है, रियल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि आज की डेट में देखो नॉलेज तो भरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पीरियड में नॉलेज पूरी सोसाइटी में इतना ज्यादा भरा पड़ा है, कहीं से भी कोई भी चीज उठा के पढ़ सकते हो, फैक्चुअल नॉलेज ले सकते हो। लेकिन टीचर आज की डेट में, रियल टीचर जो है, वो वाला टीचर रियल नहीं है आज की डेट में, जो आपको रटी रटाई बुक आके पढ़ा देता है। रियल टीचर वो है जो वे ऑफ लिविंग आपको सिखा देता है। रियल टीचर वो है जो आपको वे ऑफ थिंकिंग सिखा देता है। रियल टीचर वो है जो आपको वे ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड वे ऑफ वर्ल्ड व्यू आपका बनाता है कि आपको कैसे दुनिया को देखना है, क्या वर्ल्ड व्यू होना चाहिए आपका। ठीक है, जो ये क्वालिटीज आपके अंदर से इंस्पायर करे, दे आर द रियल टीचर्स। प्लीज रेस्पेक्ट द रियल टीचर्स। ठीक है, जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो रियल टीचर्स होते भी नहीं है, मेरे हिसाब से वो बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, so this was all for today's current affairs. Thank you so much for joining me. I will be coming up again tomorrow with some wonderful set of current affairs. Thank you.